हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका AMR कोचिंग क्लासेस में। कल अक्षांश पढ़ के हमने खत्म किया था। कुछ चीजें अभी भी अक्षांश के बारे में ही हमें शुरू करनी है। तो अक्षांश लगभग हो चुका था, लेकिन जो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और मकर रेखा खींची गई है, सर ये 23.5 डिग्री पे क्यों खींची गई है, क्या रीजन है, तो इन सब के बारे में आज थोड़ा सा, उसके अलावा ये जो फर्क पड़ता है इसका हमारी ऋतु परिवर्तन में, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अक्षांश के बारे में हम देख चुके थे, आपको बता दिया था समांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनकी लंबाई कम होती है, नीचे की तरफ भी कम होती है। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, सबसे बड़ा अक्षांश है 0 डिग्री। उच्च, मध्य और निम्न अक्षांशों के बारे में बात कर ली थी, सह अक्षांशों के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। आपको मैंने काम दिया था कि जितने भी देश भूमध्य रेखा पे आते हैं उनका नाम आपको लिखना था, एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी देश कर्क रेखा पे आते हैं उनका नाम आपको लिखना है, और जितने भी देश मकर रेखा पे आते हैं उनका भी नाम आपको लिखने के लिए मैंने दिया था। तो ऐसे में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ये सब अपना काम किया होगा। देखो, अगर सिर्फ मैं ही अपना काम करता रहूं, आप नहीं करोगे तो फिर मजा आने वाला नहीं है, और इस मजे के चक्कर में कहीं हमारा सिलेक्शन ना रुक जाए, ठीक है। कुछ चीजें लगभग 99% मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ 1% अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको सर्च करना है तो वो चीज आपको डिले नहीं करनी है, वो चीज आपको सर्च फौरन कर लेनी है। इससे हम क्या होगा, हमारी तैयारी मजबूत होगी और दूसरों के मुकाबले हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अक्षांश के बारे में। देखो, हम पढ़ रहे थे अक्षांश के बारे में, तो हमने कहा था कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से 23 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है और यहाँ से 23 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। तो आप ये कहोगे कि सर 23 डिग्री पे क्यों खींची गई है। 23 डिग्री पे इसलिए खींची गई है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23 डिग्री टिल्टेड है, यानी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्थ में हम जाते हैं तो क्या होता है, इसको कर्क रेखा कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में हम चले जाते हैं तो उसको मकर रेखा कह देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतनी बात आपको पता है। तो इन तीनों रेखा पे जो देश आते हैं, जो देश पढ़ते हैं, उनके बारे में आपको सर्च करना है, लिखना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखो, ये पृथ्वी है ना हमारी ये पृथ्वी है, और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूरज का चक्कर लगाती है, सूर्य का, ठीक है। बेसिकली पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो सूर्य की जो किरणें है ना, पूरे वर्ष भर यहाँ पे लंबवत पड़ती है, यानी डायरेक्ट यहाँ पे तो पड़ती है। उसके अलावा सूरज क्या करता है, धीरे धीरे 23.5 डिग्री तक जाता है। 23.5 डिग्री से जाने की परमिशन सूरज को नहीं दी गई, तो 23.5 डिग्री पहुंच के ये वापस आ जाता है नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे 0 डिग्री पे आ जाता है, फिर क्या करता है, फिर इधर जाता है, यहाँ पे भी ये क्या करता है, 23.5 डिग्री तक आता है। उससे आगे की परमिशन हमारे सूरज को है नहीं, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके वापस लौट जाता है। इसी वजह से जब ये यहाँ आता है तो उत्तर में गर्मी हो जाती है, नीचे सर्दी हो जाती है। जब ये यहाँ आ जाता है तो नीचे सर्दी आ जाती है, ऊपर गर्मी आ जाती है, सॉरी, जब ये यहाँ आ जाता है तो नीचे गर्मी और ऊपर सर्दी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट हम एक देखने वाले हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। तो बेसिकली मैं समझाने के लिए आपको एक बार इस तरह से समझाता हूँ, फिर इसका जो एक्चुअल परफॉर्म है, एक्चुअल जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। फिलहाल हम समझ रहे हैं, उसके बाद जब मैं कहूंगा आपको तो टेक्निकल टीम हमारी क्या करेगी, यहाँ पे उस परफॉर्मेंस को या उस पिक को लगा देगी ताकि आप आराम से समझ पाओ। बोर्ड पे भी हम उसको समझेंगे। तो क्या है, देखो क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री है यानी विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा हमारी, ठीक है। यहाँ पे सूरज, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये समझ गए अगर आप, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि दिखाएं कैसे चेंज होगी। अभी की हम बात करें, सिचुएशन ये है कि सूरज की जो किरणें है ना, वो कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, और दिन कितना है, दिन है 21 मार्च का, ठीक है। 21 मार्च का दिन है। सूरज क्या करता है, सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है आज के दिन पे 0 डिग्री पे। अब जब 21 मार्च के बाद सूरज क्या होता है, ऊपर जाना शुरू करता है।
और कहां पे आ जाता है 23.5 डिग्री पे। और इस 23.5 डिग्री पे कब आता है सर? ये आता है 21 जून को। 21 मार्च को सूरज कहां था? 0 डिग्री पे, यानी लंबवत था कहां पे? 0 डिग्री पे। और 21 जून को सूरज ऊपर, 21 मार्च के बाद सूरज ऊपर जाने लगता है 23.5 डिग्री पे। कब पहुंच जाता है? 21 जून को। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आ जाती है? ये दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो यही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाएगा। अगर मैं आपको, कई बार ये होता है, हालांकि टीचर की कोई गलती नहीं है, वो बता देते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करके कह देता है कि उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आप 22 दिसंबर मान के चले आओगे, जबकि वो 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा। या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सबसे बड़ा तो बताया था, सबसे छोटा बताया नहीं। तो 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, तो इसी को क्या है, ये हो गई हमारी गर्मी। आपको पता है जून में कैसी गर्मी पड़ती है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसी को कहते हैं ग्रीष्म संक्रांति। तो 21 तारीख को क्या कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति, या फिर ग्रीष्म संक्रांति नहीं कह के कर्क संक्रांति भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं ये वर्ड, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कब होती है, तो जिस दिन सूरज लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, तो वो कर्क संक्रांति होती है। फिर क्या होता है 21 जून के बाद, मैंने आपको बताया सूरज को 23.5 से ऊपर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। तो ये अपनी तरह तो है नहीं कि घर वाले कह देंगे 10 बजे से ज्यादा बाहर नहीं रहना, हम 11 बजे 12 बजे आएंगे। सूरज क्या है, परमिशन की कदर करता है, अपनी बात मानता है, क्योंकि उसको आगे जाने की परमिशन नहीं है, तो ये जाता भी नहीं है। तो क्या होता है सर, सूरज यहाँ से वापस नीचे आने लगता है, और फिर एक दिन आता है कि सूरज वापस कहां चमकने लगता है? लंबवत 0 डिग्री पे, और उसको कहते हैं हम 23 सितंबर। अब देखो सूरज ऊपर गया था ना 21 मार्च के बाद, इसको कहते हैं सूरज का उत्तरायण होना। उत्तरायण, ठीक है। नीचे आ गया 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज कहां रहता है? बिल्कुल अपने बीचों बीच जो भूमध्य रेखा है उस पर लंबवत चमकता है। ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर के बाद सूरज नीचे आना शुरू करता है, और 22 दिसंबर को ये कहां पहुंच जाता है? 22 दिसंबर को ये पहुंच जाता है मकर रेखा पर, लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और इसका उल्टा अगर हम करें तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो 22 दिसंबर 21 जून को यहाँ पहुंचा था कर्क रेखा पर, क्या कहा था? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति, क्योंकि गर्मी थी। अब यहाँ पे क्या होगा? 22 दिसंबर को इसको हम कह देंगे मकर संक्रांति, क्योंकि मकर रेखा पर है। ध्यान रखना, हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी में, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। किसके अकॉर्डिंग? साइंटिफिकली अगर हम जियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो 22 तारीख को या 22 दिसंबर को मकर संक्रांति इसलिए होती है क्योंकि सूरज लंबवत चमकता है किस पर? मकर रेखा पर। और क्यों? जब ये सूरज नीचे आ जाएगा तो हमारे उत्तर में क्या है? सर्दी है। तो हमारे उत्तर में सर्दी है, तो इसको क्या कहेंगे? शीत संक्रांति भी इसको हम कह सकते हैं। तो सर 4 डेट आपने बताई है, 4 डेट में क्या हुआ? 21 मार्च को सूरज था लंबवत चमक रहा था 0 डिग्री पे। 21 मार्च के बाद उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तरायण होकर 21 जून को पहुंच जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा के उत्तर में। तो इसको हमने कह दिया कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। उत्तरी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे छोटा। फिर सूरज वापस नीचे आने लगता है, 23 सितंबर को पहुंच गया 0 डिग्री पे।
फिर इसके बाद क्या हुआ, सूरज नीचे आने लगता है, इसको हम कहते हैं दक्षिणायन होना, सूरज का दक्षिणायन होना। तो दक्षिणायन होने के बाद 22 दिसंबर को कहां पहुंच गया, मकर रेखा पे, इसको हम कह देंगे मकर संक्रांति। और ये यहाँ पे तो गर्मी होगी लेकिन हमारे ऊपर तो सर्दी रहेगी, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीत संक्रांति कहते हैं। और यही दिन होता है जो दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून का बता दिया मैंने आपको, 22 दिसंबर का बता दिया। अब आपको यह पता है कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूरज क्या होता है, 0 डिग्री पे लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने का क्या मतलब है, देखो रोशनी, सूरज की रोशनी सीधी वहीं पे आती है जहाँ पे वो लंबवत चमक रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चमकेगा तो यहाँ उजाला नहीं होगा, लेकिन जो सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त होगी ना, वो इस एरिया में हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। जब सूरज यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इस एरिया में थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, इस एरिया में गर्मी बढ़ जाएगी। सूरज यहाँ पहुंच जाएगा तो गर्मी इस एरिया में, सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इस चीज में, और इधर क्या होगा, इधर सूरज की रेखाएं पड़ेगी तो सही, सूरज की किरणें पड़ेगी तो सही, लेकिन तिरछी पड़ेगी, जिसकी वजह से इतनी गर्मी नहीं होगी जितनी कि कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर 21 जून या 22 दिसंबर को होती है, ठीक है ना। तो उजाला तो होगा। तो जब सूरज यहाँ होता है ना, यहाँ आ जाता है, तो हमारे क्या होता है, 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव पर दिन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सूरज यहाँ पे तो सीधी रेखाएं पड़ रही है सूरज की, लेकिन यहाँ पे सूरज की तिरछी रेखाएं पड़ती है, जिससे ये थोड़ा थोड़ा उजाला उत्तरी ध्रुव में हो जाता है। और जब तक सूरज यहाँ पहुंच के यहाँ नहीं पहुंच जाता, तब तक यहाँ पे दिन ही बना रहता है, ठीक है। तो सूरज इधर दिन बना हुआ है, सूरज का फोकस इधर है, तो इधर रात बनी हुई है, क्योंकि सूरज की रोशनी इधर पहुंच ही नहीं रही। तो जब तक 6 महीने यहाँ पे दिन रहेगा, तब तक 6 महीने यहाँ पे रात रहेगी। यही तो कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे स्थान है जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की वहां पे रात होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है उसका। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहते हैं सर, जब ये लंबवत चमकता है किस पे, अपने 0 डिग्री पे, तो इसको कहते हैं बसंत विषु और शिशिर विषु। 21 मार्च को जब सूरज चमकता है लंबवत 0 डिग्री पे, तो 21 मार्च को क्या कहते हैं, बसंत विषु, इक्विनॉक्स कहते हैं ना, इक्विनॉक्स, बसंत विषु, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को भी अगर जब सूरज वापस आ जाता है ऊपर से, तो 23 सितंबर को हम क्या कह देते हैं, शिशिर विषु, ऑटम इक्विनॉक्स, शिशिर विषु। ये चीजें पूछी जाती है, इन सब के लिए इतनी सारी रामायण आपको मैंने बताई है, ठीक है। किस तरह से पूरी ऋतुएं चेंज हो रही है। यहाँ पे 21 मार्च का समय है तो क्या हो गया, बसंत ऋतु आ गई, फिर ऊपर जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, फिर नीचे आएगा तो शिशिर ऋतु आ जाएगी, फिर नीचे चला जाएगा तो हमारे ऊपर सर्दी हो जाएगी, इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पृथ्वी को एक जगह रख के सूरज को थोड़ा सा घुमाया है, हालांकि घूमती एक्चुअल में पृथ्वी है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने क्या किया, पृथ्वी एक जगह है, 21 मार्च को सूरज यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर होगा, इसको कहते हैं उत्तरायण होना। 21 जून को सूरज 23.5 डिग्री पे पहुंच जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति। और सूरज कभी भी, सूरज की किरणें लंबवत कर्क रेखा से ऊपर या मकर रेखा से नीचे कभी नहीं पड़ती है। तो एग्जाम में ऐसा कई बार आईएएस एग्जाम में स्टेटमेंट आ चुका है कि सूरज की जो किरणें हैं लंबवत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही लंबवत पड़ती है। तो ये बात सही है, ना कि ऊपर पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीजें, सूरज की जो लंबवत किरणें पड़ती है ना, तो ऊपर कर्क रेखा से नीचे मकर रेखा के बीच के हिस्से में ही पड़ती है। इससे ऊपर, इससे नीचे की अगर बात करें तो इन हिस्सों में सूरज की किरणें तिरछी तो पड़ती है, तिरछी तो पड़ती है, लेकिन लंबवत सीधी नहीं पड़ती, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक्चुअल इसका जो परफॉर्मा है, जो 4, ये मैंने आपको 4 पोजीशन बताई है, 4 जो पृथ्वी की 4 स्थितियां बताई है। सूरज 21 मार्च को पृथ्वी कहाँ होती है, सूरज के 0 डिग्री पे पड़ता है, फिर 21 जून को कहाँ पहुंच जाती है, सूरज की किरणें इस पे पड़ने लग जाती है, फिर वापस 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें इस पे, सूरज की किरणें 0 डिग्री पे पड़ती है, फिर 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पे पड़ती है। तो ये पिक आपको ऊपर नजर आ रही होगी, तो आप उसके हिसाब से समझ सकते हो। देखो क्या है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये सूरज है हमारा, ये सूर्य है, और पृथ्वी क्या करती है, इस तरह से इसका चक्कर लगाती है,
ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँ, जैसे हमारी पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो हम पृथ्वी को कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो जब झुकी हुई है तो इसकी रेखा है जो होगी कर्क रेखा, इस तरह से होगी, लंबवत जो 0 डिग्री होगी वो इस तरह से होगी, और मकर रेखा इस तरह से होगी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जब पृथ्वी यहाँ पे होगी तो सूरज की किरणें इसके ऊपर रहेगी ना, तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो सूरज की किरणें कब कहाँ पड़ेगी, सबसे सीधी, अगर मैं सही नहीं बता पा रहा हूँ लेकिन आपको समझाने के हिसाब से वहां पे का आपको नजर आ रही होगी, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। 21 मार्च की सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, पृथ्वी की 21 मार्च की स्थिति की, है ना, तो 21 मार्च है, यहाँ पे 23 सितंबर है, जैसे पिक में है, कहीं भी ले लो, यहाँ करता हूँ मैं 21 मार्च की बात, तो कैसे होगी समझो कि कुछ इस तरह से होगी। ये 21 मार्च की स्थिति है, ठीक है। सूरज की किरण कहाँ होगी, यहाँ पे लंबवत पड़ेगी, यानी सीधी पड़ेगी कर्क सॉरी विषुवत रेखा पे, तो इसको हम क्या कह देंगे, वसंत विषु। धीरे धीरे पृथ्वी जब चक्कर लगा रही है तो यहाँ पहुंच जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, सूरज के आगे हो जाएगी हमारी कर्क रेखा। इस स्थिति में कर्क रेखा जो है वो सूरज की क्या होगी, आगे हो जाएगी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, बाकी जिस तरह से आपको समझ में ज्यादा आया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक परफॉर्मेंस जो एक्चुअल है, हालांकि आपको क्या फैक्ट ही पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, जो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे कर्क रेखा सामने आ गई, 21 जून की स्थिति हो गई, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति। 23 मार्च को यहाँ, 23 सितंबर को यहाँ पहुंच जाएगी, तो वापस सामने क्या जाएगी, ये वाली रेखा जाएगी हमारी 0 डिग्री, तो वापस ये हो जाएगा शिशिर विषु, और यहाँ पे पहुंचेगी तो 22 दिसंबर वाली सिचुएशन आ जाएगी, जिसमें मकर रेखा पे सूरज की किरणें क्या पड़ेगी, सीधी पड़ेगी। इस तरह से वो क्या हो जाएगा, मकर संक्रांति की बात वो हो जाती है, ठीक है। तो अक्षांशों से संबंधित और जो जिस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है उससे संबंधित एक चीज आपको समझ में आई होगी। थोड़ी सी एक और चीज, अक्षांशों के हिसाब से इनको जो बांटा गया है वो आपको बताना है। ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कुछ पृथ्वी को कुछ जोनों में बांटा गया है अक्षांशों के आधार पर। आपको पता है ये पृथ्वी है ना हमारी, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, ये भी 23.5 है, क्योंकि 23.5 है ना, इसलिए 66.5 का भी एक सर्कल बनाया गया है। 66.5 यहाँ पे, 66.5 यहाँ पे। चलो अगर मैं इसको बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, उत्तरी अक्षांश। जब भी हम बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर वालों को उत्तरी अक्षांश, नीचे वालों को दक्षिणी अक्षांश, ये चीज आपको पता रखना है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो ये तो मैंने बता दिया, ये है विषुवत रेखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये तो है विषुवत रेखा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सर मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे कर्क। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आर्कटिक वृत्त। इसको क्या कहेंगे, 66.5 डिग्री को हम कहेंगे आर्कटिक रेखा कह दो या आर्कटिक वृत्त कह दो। उत्तर में जो होता है वो आर्कटिक होगा, और नीचे जो 66.5 डिग्री होगी उसको हम कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। और ये हो गया हमारा 90 डिग्री वाला पोर्शन, 90 डिग्री, जिसे हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कह देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो मैंने आपको क्या कहा कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। तो लंबवत पड़ती है तो इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में क्या होगा सर, यहाँ पे गर्मी ज्यादा रहेगी, गर्मी ज्यादा रहेगी, इसलिए इस हिस्से को किसमें बांट दिया है, उष्ण कटिबंध में। इस हिस्से को बांट दिया है उष्ण कटिबंध में। इसलिए इस हिस्से को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। अब देखो अगर इसको ऐसे कहें 0 डिग्री से हम उत्तर का माने तो उत्तरी उष्ण कटिबंध हो गया,
नीचे 0 डिग्री से दक्षिण का माने तो दक्षिणी उष्ण कटिबंध। तो क्या कहेंगे 23.5 डिग्री ऊपर से 23.5 डिग्री नॉर्थ से दक्षिण तक साउथ तक क्या होगा, उष्ण कटिबंध होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। अब 23.5 से 66 डिग्री ऊपर जाते हैं, 66.5 जाते हैं, और 23.5 से 66 नीचे भी चले जाते हैं, है ना। तो इनको क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है इसलिए इसको कहा उष्ण कटिबंध। और इनको क्या कहेंगे, यहाँ पे गर्मी तो पड़ती है, क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है तो सूरज की गर्मी तो पहुंचती है, लेकिन साथ साथ सर्दी भी यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे गर्मी प्लस सर्दी पड़ती है, दोनों पड़ती है, यहाँ भी और यहाँ भी। 23.5 से 66 की बात कर रहा हूँ, चाहे उत्तर ले लो चाहे दक्षिण ले लो। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे हम, सर यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, गर्मी को क्या कहा हमने, उष्ण कटिबंध। और यहाँ पे क्या पड़ती है, सर्दी भी, जिसको हम कहते हैं शीत। तो क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण, तो इसको हम कह देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध का मतलब जोन हो गया। ठीक है ना। अब उत्तर में है तो उत्तरी कर दो, उत्तर में है तो क्या हो गया, उत्तरी, और इसको कह देंगे वही शीतोष्ण कटिबंधी है। तो दक्षिण में है तो दक्षिणी कर देंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इस तरह से बांटा गया है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सर्दी पड़ती है, गर्मी का नामो निशान यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम कहेंगे शीत कटिबंध, और इसको भी हम कहेंगे शीत कटिबंध। लेकिन वही बात है, उत्तर में तो उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण में तो दक्षिणी शीत कटिबंध। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे में आशा आपसे करता हूं। तो ये चीज हमारी अक्षांश के बारे में जितने भी बातें थी हमने कर ली। तो अब हम बात करेंगे देशांतर की। आज की क्लास में ये खत्म कर लेते हैं। देशांतर क्या है, तो देखो जिस तरह से हमने पैरेलल लाइन खींची थी अक्षांशों को पश्चिम से पूर्व की तरफ या पूर्व से पश्चिम की तरफ, उसी तरह से कुछ खड़ी लाइनें खींची गई है पृथ्वी पर, कुछ खड़ी लाइनें, ताकि हम किसी भी चीज की जो स्थिति पता कर सके। अक्षांश और देशांतर दोनों को जब हम मिला के दोनों की सहायता से हम किसी भी देश की, किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा देशांतर से हमने देखा, सॉरी अक्षांश से हमने देखा कि ऋतु वगैरह परिवर्तन होने में किस तरह से ये भूमिका निभाते हैं, किस तरह से अक्षांश के माध्यम से ऋतुओं की जोन को अलग अलग बांटा गया है। तो देशांतर क्या काम आता है, देशांतर काम आता है समय और तिथि का निर्धारण करने में। तो हम देशांतर अब शुरू करने वाले हैं। तो वही बात मैं आपसे कहूंगा, देशांतर रेखाएं भी क्या है, देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं, देशांतर रेखाएं भी क्या है सर, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, कैसे खींची जाती है देशांतर रेखाओं में, देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अक्षांश रेखाएं थी ना वो कभी भी कहीं भी मिलती नहीं थी। ठीक है, उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती थी, बराबर होती थी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपको मैंने बताया था 111.13 किलोमीटर होती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से, लेकिन इनकी क्या खासियत है, जो देशांतर रेखा है वो 90 डिग्री उत्तर को 90 डिग्री दक्षिण से मिलाती हुई है। हर देशांतर रेखा ऊपर 90 डिग्री से ही शुरू होगी और खत्म भी कहाँ होगी, 90 डिग्री पे खत्म होगी। जैसे मैं बात करूं ये कुछ इस तरह से होती है, यहीं से शुरू होगी यहीं पे खत्म होगी। ठीक है ना, तो इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, देखो यहां से शुरू हुई तो यहाँ पे तो इनके बीच में कुछ भी दूरी नहीं है, 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इनके बीच में इन दो की अगर मैं बात करूं या इन दो की बात कर लूं या इन दो की बात कर लूं या इसके पास वाले की बात कर लूं, तो इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा जो दूरी होती है ना वो यहाँ पे होती है भूमध्य रेखा पे। ठीक है, फिर अगर ऊपर चले जाएंगे तो देखो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी आपस में, है ना। तो अक्षांश की दूरी क्या है, भूमध्य, देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होती है दोनों के बीच में। ये बात आपको पता रखनी है। और कितनी होती है इन दोनों के बीच में, जो भूमध्य रेखा पे दूरी होगी वो 111, तो आपको याद रखना है। वहां भी 111 था लेकिन पॉइंट में 13 था। ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट में 32 है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर हो जानी चाहिए, दिखने में आपसे उम्मीद करता हूँ। तो अब देखो अक्षांश रेखा में, देशांतर रेखा में क्या है, इनके कहीं भी खींच दो। अब हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है इस तरह से, तो इस तरह से तो हम इसका बीच का देख सकते हैं कि कौन सा बीच है इसका, एकदम मिडिल कौन सा है। लेकिन इस तरह से जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो कहीं भी मैं एक लाइन खींच दूंगा तो वही क्या हो जाएगा, उसका बीच हो जाएगा, मध्य। कहीं भी एक लाइन खींच दो आप, वही मध्य है उसका, उसके मध्य को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो लेकिन क्या हुआ, इसको 0 डिग्री कहाँ माना गया, जब देशांतर रेखाओं के बारे में बातचीत चल रही थी, वैज्ञानिक डिस्कस कर रहे थे, तब वो कहाँ थे, वो थे लंदन में, लंदन के ग्रीनविच वेधशाला में वो थे, ठीक है। ग्रीनविच जो उनकी लेबोरेटरी जो भी है वहां पर वो थे, और वहां भी वो देशांतर का जो परफॉर्मेंस, जो देशांतर के बारे में सर्च कर रहे थे, देशांतर को कागज पे बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे ताकि हम पृथ्वी के जो स्थानों की जानकारी ले सकें। तब वो वहां बैठे थे लंदन में। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हम कोई भी एक लाइन कहीं भी खींच देते हैं तो वो देशांतर हो जाएगी, उसको हम 0 डिग्री मान सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जहां पे हम बैठे हैं वहीं को हम क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री इन्होंने कहाँ माना, लंदन में। तो हम आपको पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से गुजरती है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसके बाद में जब इन्होंने 0 डिग्री मान लिया तो इसको भी 2 भागों में ये भी हो गया, जैसे हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इस तरह से इसने पृथ्वी को फिर से 2 भागों में बांट दिया। तो अगर हम देशांतर किस तरह से बांटता है, 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, और अक्षांश किस तरह से बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए। क्या हो गया, समझ लो, ये तो अक्षांश था, इसने उत्तरी और दक्षिणी में बांट दिया, और ये हो गया देशांतर, इसने पश्चिमी और पूर्वी में बांट दिया। तो अब इनका अगर हम नाम दें तो क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, उत्तरी। लेकिन देशांतर के हिसाब से देखें तो पश्चिम में या पूर्व में, पश्चिम में, तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध इसको कह देंगे, ठीक है ना, उत्तरी पश्चिमी। ये उत्तर में तो है ही, और कहा है पूर्व में, तो उत्तरी पूर्वी कह देंगे इस गोलार्ध को, और ये दक्षिण पूर्वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से पृथ्वी इन 4 भागों में बढ़ जाती है अगर हम अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों की सहायता से हम किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान की लोकेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं। देखो कैसे लोकेशन जानते हैं, आपने जीपीएस को आपने यूज किया होगा, तो कैसे यूज करते हैं जीपीएस का। एक्चुअली जीपीएस का यूज जब हम जीपीएस में कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे आप हमारे मार्बल सिटी को सर्च करेंगे मकराना, ठीक है, तो जीपीएस पे जब भी आप मैप पे डालते हो मकराना, तो आपका क्या होता है, एक मैप खुलता है और पृथ्वी खुलती है, पृथ्वी खुलते खुलते इंडिया खुलता है, इंडिया में राजस्थान, राजस्थान में नागौर, नागौर में मार्बल सिटी आपको नजर आ जाती है। एक्चुअली ये सर्च कैसे होता है, सैटेलाइट, इसके लिए 3 सैटेलाइट चाहिए होती है, 3 सैटेलाइट चाहिए होती है। क्या होता है, एक जो सैटेलाइट है, जब आप सर्च करते हो मकराना, तो मकराना के आसपास जो भी ऊपर आकाश में सैटेलाइट है जो मकराना के एरिया को कवर करती है, 3 सैटेलाइट अपना काम करती है। क्या करती है, पहली सैटेलाइट एक सर्किल बनाती है अपने आसपास, दूसरी सैटेलाइट फिर से एक सर्किल अपने आसपास बनाती है, और तीसरी सैटेलाइट क्या करती है, फिर से एक सर्किल अपने आसपास बनाती है। तो जब ये सर्किल तीनों को कहाँ काटेंगे, यहाँ पे, तो ये चीज है मकराना, यहाँ से हमें लोकेशन मिलती है मकराना की। तो ये एक सैटेलाइट वाला होता है, कभी साइंस एंड टेक पढ़ेंगे आईएएस के लिए, तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक छोटी सी कि हम किस तरह से लोकेशन सर्च करते हैं और उपग्रह जो है वो किस तरह से काम करते हैं, ये मैं बता रहा था। उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध और पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध की हमने बात कर ली। तो इसी तरह से दक्षिण, अब देखो कोई भी गोला है कितने डिग्री का होता है, अगर हम देखें तो 360 डिग्री का होता है। तो इसमें कितनी रेखाएं, 360 रेखाएं। ये 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री के बाद ये क्या हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, इस तरह से पूरे गोले पे लाइनें खींची हुई है। 360 क्यों? 360 क्यों सर? जीरो भी तो है, लेकिन जीरो है लेकिन 180 क्या आ जाता है? 180 को इसमें 2 बार आ जाती है, इसलिए 180 को एक ही बार गिना जाता है। इसके ठीक पीछे जाएंगे ना तो वो 180 का आ जाएगा, और 180 के बाद फिर इधर से भी खींचने लगेंगे तो 180 और आ जाएगा। तो वो जो 180 की लाइन है ना वो एक ही है। इस गोलार्ध में अगर हम इधर जाएंगे ना तो 180 तक हम लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। इस गोलार्ध में भी इधर जाएंगे 180 तक लाइन खींचेंगे, तो 179 तक यहाँ तक लाइन अलग है और 179 तक यहाँ भी अलग है। लेकिन जब हम इस लाइन पे पहुंचेंगे ना तो दोनों गोलार्ध की लाइन एक ही होगी। तो इस एक ही लाइन को हम क्या कहेंगे? एक तो 179 प्लस इन दोनों को क्या एक ही बार गिनेंगे प्लस एक जीरो। तो इस तरह से हमारी रेखा क्या होती है? 360 ही होती है, ना कि 361। कोई यूं समझ सकता है कि सर 360 डिग्री तो वैसे है और जब हम 0 डिग्री है तो 361 नहीं। 180 डिग्री एक ही लाइन होती है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, ठीक है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम देखते हैं कुछ समय रेखा को, समय किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो कुछ इस तरह से हम परफॉर्मा बनाते हैं। ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर। इस लाइन को क्यों खींचा गया? यहां से समय, इसको क्या आ जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। तो ये है समय रेखा। समय का निर्धारण करने वाली रेखा है 0 डिग्री देशांतर। इसके 0 डिग्री देशांतर, फिर इसके इस तरफ हम जाएंगे तो ये क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है। और इसके अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं साइड में तो ये क्या हो जाता है सर? ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, ठीक है ना। तो एक बात आप बताओ, जब पृथ्वी घूमती है तो 24 घंटे में पूरी घूम जाती है ना एक चक्कर। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितनी घूमी? पृथ्वी 360 घूमती है डिग्री, कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री कितने घंटे में? या हमें कहूं 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? तो अगर हम 24 को काटते हैं तो यह 15 आता है। यानी पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? पृथ्वी सर 1 घंटे में घूम जाती है 15 डिग्री। इतनी बात हमने देख ली। तो अब हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पे 1-1 घंटे के डिफरेंस में देशांतर खींच लेते हैं। तो ये हो गया 15 डिग्री देशांतर, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, ये हो गया 180, ठीक है। ये हो गई 180। 180 की लाइन जो है ना, पृथ्वी को जब हम एक गोले के रूप में देखते हैं तो 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे जो होती है ना वो 180 की लाइन होती है। 0 डिग्री के बिल्कुल रिवर्स में अगर हम जाएंगे ना, ग्लोब जब आप देखोगे तो 0 डिग्री के बिल्कुल रिवर्स में 180 की लाइन होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 और ये 180, ठीक है। ये भी 180। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? एक ही है, ये ध्यान रखना। 180 की मैंने आपको बताया था, जब हम पृथ्वी के ऊपर लाइन खींचते हैं तो इधर से 180 और इधर से 180 खींचेंगे तो 180 की जो लाइन है, 180 जो लाइन है वो एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। और ये लाइन जो है वो 0 डिग्री के बिल्कुल पीछे की तरफ, एकदम पीछे की तरफ है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने ये सब कुछ बनाया है। ठीक है ना। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 और 180। ये जो 0 डिग्री की लाइन है ना, इस पे माना जाता है, आप यूं समझो कि यहाँ पे अभी क्या बज रहे हैं? दोपहर के बाद।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देशांतर के अकॉर्डिंग किस तरह से हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। और दोपहर के 12 कब बजते हैं? दोपहर के 12 वो टाइम होता है जब सूरज हमारे सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। वो टाइम होता है दोपहर के 12 तब बजते हैं जब सूरज हमारे सबसे ऊपर होता है। भाई घड़ी तो आज हमने विकसित की है ना, पहले तो इतने वर्षों तक समझो ये कुछ 100 200 300 400 सालों में हमने घड़ी का यूज करना शुरू किया होगा। पहले तो हम सूरज और तारों को देखकर ही हम समय का पता लगाते थे। तो जब सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर आ जाता है ना, सबसे ऊपर, तब हम वहां क्या बजती है? तो 12। तो अगर हम यहाँ समझे कि 12 बज रहा है, तो एक बात आप ध्यान रखो, इसके बिल्कुल रिवर्स में कितने बजेंगे? रात के 12 बजेंगे। यानी जब यहाँ 12 बज रहा है तो 180 डिग्री पे क्या होगा? 12 AM होगा, है ना। ये क्या हो गया? रात, ये दोपहर के 12 बज रहे हैं पोस्ट मेरिडियन, वो क्या होगा? एंटी मेरिडियन, दोपहर के 12 बजेंगे। अब यहाँ पे 12 बज रहा है ना, तो इसके अगर हम पूर्व में चलेंगे ना, तो घंटा जैसे 15 डिग्री पे गए तो यहाँ पे 1 घंटा प्लस हो जाएगा, और इस तरफ चलेंगे तो 1 घंटा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं बताऊं, जैसे जैसे यहाँ चलते जाएंगे ना, 30 डिग्री पे अगर कुछ है, यहाँ 12 बज रहा है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, लेकिन 0 डिग्री पे लंदन है, लंदन में 12 बज रही है, लेकिन कोई देश है जो 15 डिग्री पर स्थित है, तो वहां कितनी बजेगी? 1 प्लस कर देना है 1 घंटा में, ठीक है। तो कितनी बजेगी? 1, दोपहर का 1। यहाँ पे अगर कोई देश 30 डिग्री पे है तो 2, कोई देश 45 पे तो 3। इस तरह से हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा बढ़ता चला जाएगा। और 180 डिग्री पे कितने घंटे बढ़ जाएंगे? इसी तरह से 12 घंटे बढ़ जाएंगे, तो वहां रात के 12 बज रही होगी। लेकिन इसी तरह से हम कहें कि यहाँ पे 12 बज रही है, लेकिन इसके पश्चिम में कुछ देशों को अगर हम देखें तो कितने, तो उनमें के समय में क्या फर्क होगा? तो इस तरह से पश्चिम में जैसे जैसे हम जाएंगे तो क्या होगा? हमारा समय कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रही है तो 1 घंटा माइनस कर देंगे, यानी सुबह के 11 बज रहे होंगे, दोपहर के 12 बजे से 1 घंटा, यहाँ 2 घंटा कम हो जाएगा, 10 बज जाएंगे। यहाँ फिर 3 घंटा कम हो जाएगा, 9। यहाँ पे फिर 4 घंटा कम हो जाएगा, 8 बज जाएंगे। इसी तरह से 1-1 घंटा यहाँ पे कम होता रहेगा। इतनी चीज आपको क्लियर मैं कर पाया हूँ, इसमें उम्मीद करता हूँ आपसे। यहाँ पे 12 घंटे कम हो जाएंगे, तो 12 से 12 घंटे कम होगा, 180 डिग्री पे वही रात के 12 बज गए, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। 15 डिग्री, अब देखो हर 15 डिग्री पर क्या होता है? 1 घंटा बढ़ जाता है, इसलिए 15 डिग्री को क्या कहते हैं? घंटा व्रत कहते हैं, आवर सर्कल। और 180 डिग्री पे जाके रात के 12 बज जाते हैं। रात के 12 को हम क्या कहते हैं? 0-0 बज गया है ना, रात के 12 को यूं कहते हैं ना 0-0, तो इसलिए इसको कहते हैं 0 आवर या 0 घंटा या 0 काल, इस तरह से इसको कहते हैं, ठीक है। 0 आवर किसको कह देते हैं? 0 घंटा 180 को। और ये हो गया GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, इसको कहा जाता है 0 डिग्री को। और इससे आगे जब हम 15 डिग्री बढ़ते हैं तो 1 घंटे का फर्क होता है हर 15 डिग्री पर, तो क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? घंटा व्रत। और यहाँ पे 0-0 बज जाते हैं, पहुंच के 12 बज जाती है, 12 वैसे नहीं, टाइम के 12 बज जाते हैं, तो फिर यहाँ पे पहुंच के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 0 आवर या 0 घंटा या 0 घंटा इसको हम कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो अभी देखो, जब ये समय बढ़ा, इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग देश अपने देश का समय निश्चित करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें समय किस हिसाब से रखना है। तो हमारा देश भारत, वैसे हम जब अवस्थिति और विस्तार देखेंगे, ये देखने वाले हैं कि हम जो स्टैंडर्ड टाइम का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम लाइन का, वो क्या है? हमारा देश भारत यहाँ की लाइन को यूज करता है 82.5 डिग्री। एक्चुअल में दुनिया भर के देशों में एक ये समझौता हुआ, ये सहमति बनी कि जब भी हम रखेंगे ना टाइम, उसमें आधे घंटे का डिफरेंस होगा। जैसे मैं कहूँ कि भारत और पाकिस्तान के टाइम में डिफरेंस कितने का है? आधे घंटे का है। और अगर दूसरे और देशों की बात करें, लंदन से भारत के टाइम के डिफरेंस कितना है?
5.5 घंटे का है। तो ये आधे घंटे वाला क्या फायदा है, कोई देश ऐसे नहीं रख सकता है कि हमारे और तुम्हारे टाइम में 2-4 मिनट का फर्क है। हर देश में या तो आधे घंटे का फर्क होगा हर देश के टाइम में। जैसे भारत के पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम भारत का कभी टाइम जोन चेंज करते हैं तो या तो वो आधे घंटे का डिफरेंस होगा, या वो 1 घंटे का होगा, या वो 1.5 घंटे का होगा, या वो 2 घंटे का होगा। तो इस तरह से आधे घंटे के गुणज में हम क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस किसी भी देश का रहता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतना बात हो गई। अब हम बात करते हैं तिथि रेखा की। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। तिथि रेखा की अगर हम बात करें, आपको मैं बताऊं तिथि रेखा कौन सी है। 0 डिग्री को हमने क्या माना, 0 डिग्री देशांतर को हमने माना समय रेखा, और इसके सबसे उलट 180 डिग्री को हमने क्या माना है, तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सर इसी को क्यों माना, इसको इसलिए माना क्योंकि ये जो लाइन है ना वो लगभग पूरी लाइन समुद्र से होकर गुजरती है। आप ये समझो, अगर मैं किसी और रेखा को मानता, समझो ये हमारा भारत है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा भारत है समझो आप। अगर मैं यहाँ से किसी लाइन को तिथि रेखा मानता तो क्या होता, इधर एक तरफ दूसरी तिथि होती, एक तरफ दूसरी तिथि होती, किसी भी देश की बात ये हो सकती थी। तो हमने क्या किया, ऐसी लाइन को चुना जो पानी से होकर गुजरती है। अब पानी में तो चाहे 10 तारीख रहो 11 तारीख रहो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इस रेखा को हमने इसलिए चुनने का, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा चुनने का जो कारण है वो एक कारण यही है कि ये रेखा, इस रेखा का लगभग भाग क्या है, पानी में से होकर गुजरता है। तो कुछ जगहों पे क्या है, जब जहां से ये रेखा गुजर रही है, कुछ जगहों पर जहां ये रेखा गुजर रही है वहां पे क्या है, वहां पे कुछ द्वीप पड़ते हैं। तो उन द्वीपों से भाई, उन द्वीपों में एक ही तारीख है, अगर 2 बीच में से निकाल देंगे तो उन द्वीपों का भी वही हाल होगा कि एक तरफ दूसरी तारीख है, दूसरी तरफ दूसरी तारीख है। तो उनसे बचने के लिए इस रेखा को कहीं कहीं पर, तिथि रेखा को कहीं कहीं पर क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा किया गया है, ठीक है ना। तो हम सीधी सी बात करें अगर, तो देखो ये 180 रेखा है, ये पूर्व रेखा है, ये पूर्व इधर और इधर क्या है, पश्चिम है। तो समझना सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई जहाज, पानी में तो जहाज से ही जाएगा आदमी, भागता हुआ दौड़ता हुआ तो जाएगा नहीं। तो अगर कोई जहाज, हाँ वो एरोप्लेन भी हो सकता है और शिप भी हो सकता है। तो अगर कोई जहाज इसके पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाता है, इस रेखा को पार करके पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाता है, तो तारीख बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक दिन इसका घट जाएगा, एक दिन क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखो कैसे, घटाने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम हैं, आज कितनी तारीख है समझ लो, यहाँ पे 15 अगस्त है, यूं ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो जब यहाँ पे आएंगे ना, इस तारीख को अगर मैंने ये रेखा पार कर ली ना, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे 14 अगस्त ही है, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे बना के आया, फिर यहाँ पे आके अगले दिन और इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। इस तरह का कोई वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब पश्चिम से कोई जहाज इस लाइन को पार करके पूर्व आ जाता है तो क्या करेंगे, एक दिन घटा देंगे, और इसी का रिवर्स ऐसे हो जाएगा कि जब इधर से कोई जहाज इधर आ जाएगा तो एक दिन बढ़ा देंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको एग्जाम में अगर पूछी जाए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पश्चिम से पूर्व आएंगे तो एक दिन घट जाएगा, और पूर्व से पश्चिम अगर इस रेखा को पार करके आ जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब 180 रेखा को कितनी बार घुमाया गया है, तिथि रेखा, इसके पैरेलल ही एक रेखा है जिसको हम 180 रेखा के समांतर खींचा है हमने। तो इसको किसी द्वीप वगैरह आ जाने से, किसी स्थल खंड के आ जाने से 3 बार मोड़ा गया है। तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है, 3 बार मोड़ा गया है, 3 बार मोड़ा गया है। तो एग्जाम में ये चीज पूछ ली जाती है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको कितनी बार मोड़ा गया है, ठीक है ना, फोल्ड किया, जो भी इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं सर,
इसको कितनी बार मोड़ा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को, जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसको हमने 3 जगह से 3 बार इसको मोड़ा है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट हम अब जानेंगे हम अवस्थिति और विस्तार के बारे में, जो कि हमारे देश की होगी, हमारे प्यारे भारत की होगी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। कहीं कोई कमी लगी हो तो अपने डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए, हमसे जुड़िए। और आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।